गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए 17 जून का द हिंदू एनालाइज करते हैं। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उस पे आंसर्स आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं। विच ट्रीटी रिप्रेजेंटेड नेपाली सरेंडर टू द ब्रिटिश एंड कंटेंट द सेशन ऑफ नेपालीज वेस्टर्न टेरिटरी टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, काफ़ी 4 ट्रीटीज के नाम मेंशन किए थे, तो उसका आंसर है ट्रीटी ऑफ सगौली। Second question, the traditional art of Talamaddale, a variant of which form of theatre has gone virtual in the times of COVID-19? तो उसका आंसर है ए ऑप्शन है, यक्षगाना। ये है थिएटर का फॉर्म। उसके बाद विच स्टेट हैज बैन ऑनलाइन क्लासेस टिल क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड तक कौन से को उन्होंने बैन किया है ऑनलाइन क्लासेस? वो है कर्नाटका। इसका मैंने आपको रीज़न बताया था कि जो रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं 5th स्टैंडर्ड तक, उन बच्चों के पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी या जो गैजेट्स होते हैं हमारे जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, वो नहीं होने के कारण उन बच्चों को क्लासेस अलाउ नहीं की गई है, ऑनलाइन क्लासेस। द डिफरेंसेस हैड अराइजन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिपुलेक दारचुला रोड? तो इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन दिए थे, उसमें का आंसर है नेपाल। हाउ मेनी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? तो एक आर्टिकल आया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे कि ईरान शुड मेक देयर न्यूक्लियर साइट्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, ताकि वो चेक कर सके कि ईरान वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स तो बना नहीं रहा। तो उसके उसमें ही मेंशन किया था कि 9 देश हैं। ऑलराइट, तो ये आपका काम है कि ये 9 देश कौन से हैं फाइंड आउट करना। उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी कौन से देशों के बीच में? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, यूएस एंड रशिया। ओके। उसके बाद का क्वेश्चन था, कौन नीस है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि एक किताब पब्लिश करने वाली है? वो किताब कौन सी है? आंसर है टू मच एंड नेवर इनफ। और वो जो नीस है वो है मैरी ट्रम्प, उनके बड़े भाई की बेटी है, जो कि इस किताब में उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बाहर आने वाली है। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये सब प्रोपेगेंडा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी लोग खड़े रहेंगे, तो उनमें से एक ही है। वो इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज राफेल ग्रॉसी। ठीक है। उसके बाद द रशियन कोर्ट हैज कन्विक्टेड अ फॉर्मर यूएस मरीन, जिसको स्पाइंग के चार्जेस पे 16 साल की सजा हो गई। तो वो बंदा कौन है? दैट इज पॉल व्हीलिन। ओके। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं कि बहुत ही सैड न्यूज़ है कि 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन फेस ऑफ एट गलवान। तो गलवान आप देख सकते हैं, मैंने ये बहुत सारे पीपीटीज में, मेरे प्रेजेंटेशंस में अपने आपको मैंने इंडिकेट किया है कि इट इज़ ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अक्साइसिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नॉर्दर्न पार्ट में है। वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ। तो अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊं तो चाइना का ये मानना है कि इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू द चाइनीज टेरिटरी। हमारे सोल्जर्स उनके एरिया में गए, उसके वजह से उन्होंने अटैक किया, उसके वजह से 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए। तो इसमें यह भी नोटिस किया गया है कि देयर वाज नो फायरिंग, किसी ने गन का इस्तेमाल नहीं किया, फायरिंग या बॉम्ब शेल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एंड आयरन क्लब्स। ये फेंक रहे थे ऊपर से नीचे, तो पत्थर और आयरन क्लब्स फेंकने की वजह से हमारे सोल्जर्स की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। उनमें से है कर्नल बी संतोष बाबू, जो तेलंगाना को बिलोंग करते हैं, हविलदार पलानी फ्रॉम तमिलनाडु, और के ओझा फ्रॉम झारखंड। तो मेरी श्रद्धांजलि इन सब लोगों को, ये सारे सोल्जर्स को। इन लोगों की वजह से हम यहाँ पे सेफ फील करते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जून महीने से, अप्रैल महीने से धीरे धीरे चाइना बॉर्डर पे उनका मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रही है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए किसी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, मीडिया को किसी कुछ बताया नहीं है। कोविड-19 का भी मार्च महीने से ही चल रहा है प्रॉब्लम इंडिया में, लॉकडाउन चल रहा है। तो ये बताया क्यों नहीं गया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और इंडियन साइड से लोग बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वी वर जस्ट पेट्रोलिंग, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है, या देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है चाइनीज ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और हमारे बीच में। क्योंकि कल ही हमारे जो जनरल, मिलिट्री जनरल ननावरे हैं, उन्होंने खुद बताया कि देयर हैज बीन डिसएंगेजमेंट, देयर हैज बीन डिसएस्केलेशन, कम हो रहे हैं लोग, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन सबसे ज़्यादा है वो है गलवान वैली। और ये मानना है कि चाइनीज आर्मी हैज़ एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी, ये आ चुके हैं, और उसके वजह से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे जाके कि इसमें क्या सोल्यूशन आएगा, क्योंकि देयर इज़, देखिए फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि
हम रेडी हैं, हम लड़ने के लिए रेडी हैं। फिलहाल बहुत हमारे देश की, सारे दुनिया की सिचुएशन बहुत नाजुक है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तब ऐसी चीज़ें इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स उठा रहे हैं, आई डोंट नो वेदर दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंडा वेयर दे ट्राइंग टू मेक पीपल, उनका जो थिंकिंग फिलहाल सब कोविड-19 के बारे में बात कर रहे थे, तो लोगों का अटेंशन दूसरी तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, नेशनलिज्म, क्योंकि ये मैंने नॉर्मली देखा है जब भी इलेक्शंस आते हैं। अभी चाइना में भी इलेक्शंस होंगे, अमेरिका में इलेक्शंस होंगे, अभी हमारे देश में राजस्थान जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो होंगे। तो सडनली दिस पीपल स्टार्ट सेइंग कि हम नेशनलिस्ट है, हमने चाइना को सबक सिखाया, चाइना बोलेगा हमने इंडिया को सबक सिखाया। तो इसके ऊपर थोड़ी विचार करना चाहिए कि प्लीज़ आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हमारे सोल्जर्स की जान नहीं जानी चाहिए। देयर हैज़ टू बी प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल जिससे ये सोल्यूशन सॉल्व हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप देख सकते हैं 5 मई से ये चल रहा है। 5 और 6 मई को ऐसा पता, तब से पता ये हो रहा है कि इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स कफल एट पैंगोंग सोल इन लद्दाख, जिससे हमारे काफ़ी सोल्जर्स थे 70 के आसपास जिनको इंजरीज हुई। फिर 9 मई को अगेन क्लैश हुआ नकुला के नॉर्थ सिक्किम एरिया में। अब ये सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न में ये प्रॉब्लम हुआ। मई 18 को चाइना ने अक्यूज़ किया कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वो ट्रेसपास कर रहे हैं उनके एरिया में फॉर इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि इट्स लद्दाख है, इट्स अ सोवरेन पार्ट ऑफ इंडिया, सो वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि चाइना में भी अक्साई चीन में किया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है, लेकिन चाइना ने तो मिलिट्री खड़ी कर दी है। उसके बाद 21 मई को फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि चाइनीज ट्रूप्स नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों मिलिट्री की क्या जरूरत है? नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, सोशल, पर ये मिलिट्री का यूज, पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? फिर 27 मई को चाइना से कि बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल है, कंट्रोल में है। फिर 2 जून को हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि चाइना ट्रूप प्रेजेंट एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 2 जून से हम मीडिया को पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब मई जून 1-2 महीने से ये चल रहा है, जो कि सब ये सारा पीरियड हम लॉकडाउन में हैं, सब लोग, दुनिया सारी मीडिया कोविड-19 कर रही है, आज भी कर रही है। तो ये क्या साइड बाय साइड ये क्या चल रहा है किसी को पता भी नहीं। 2 जून को ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि भैया उनके ट्रूप्स बढ़ गए हैं। फिर 6 जून को मिलिट्री कमांडर्स की बातें हुई कि उनको ये अपने दीज आर द पॉइंट ऑफ कंटेंशन जहाँ पे डिसएग्रीमेंट है और वहाँ पे डिसएंगेजमेंट होगा। 10 जून को हमारे जो जनरल साहब है, मिलिट्री जनरल साहब, मेजर जनरल ननावरे साहब, उन्होंने बोला कि हाँ भाई कंसेंसस हो गई है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है। और 15 आफ्टर 4 डेज 15 जून 16 जून को हमारे 20 अफसर, हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इवन दो हमारे मेजर जनरल ने कहने के बावजूद, तो मुझे लगता है मेजरली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे आवर सोल्जर शुड डाई ऑन द बॉर्डर। बहुत ही गलत है, इस पे सोल्यूशन आना चाहिए। उसके बाद जो न्यूज़ है, चीप ड्रग शोज रिजल्ट इन कोविड पेशेंट स्टडी। तो डेक्सामेथासोन करके एक मेडिसिन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग कोरोना, कोविड-19, और जो वेंटिलेटर पे है। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दे आर रिकवरिंग। और इसकी इनएक्सपेंसिव स्टेरॉइड है जो कि काफ़ी सस्ता होता है, 10 रुपये में 10 ml की बॉटल आ जाती है। तो ऐसा स्टडी हुआ है। उसके बाद आज जो न्यूज़ है वो है नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। तो ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल में जो आया है, इसमें कहना चाहते हैं कि नेपाल इज चेंजिंग ऑलराइट। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इनिशियली जब नेपाल जब नया नया स्टेट बना था, एक हिमालयन स्टेट बना था, तो इंडिया बनारस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे नेपाली जो उनके अभी जाके ब्यूरोक्रेट्स बने, पॉलिटिशियंस बने, काफ़ी बड़े लोग, इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अपनी डिग्रीज लेके जाते थे वापस नेपाल में। और नेपाल और काठमांडू में फ्लाइट्स हुआ करती थी जो कि अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अभी नेपाल इज चेंजिंग, नेपाल इज डेवलपिंग। अभी नेपाल के ज़्यादातर लोग बेंगलुरु में होते हैं, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, वेयर हाईली स्किल्ड नेपालीज पीपल आर वर्किंग। अदरवाइज एक मूवीज़ में भी, अगर आप पुराने मूवीज़ में भी देखोगे, तो नॉर्मली जो गेट कीपर होता है या जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो नेपाली हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में ये लोग बेंगलुरु में आईटी सेक्टर में और बहुत सारे टेक्निकली स्किल्ड सेक्टर्स में इनके लोग आज काम कर रहे हैं। तो दिस इज चेंजिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट सिचुएशन कि इट्स ऑब्वियस चेंज इन नेपाल। जैसे उन्होंने बोला है 250 साल की मोनार्की के बाद जब इन्होंने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, 2-3 साल पहले इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने नया मैप बना लिया जिसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया, जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, वो बोलते वो हमारे हैं। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि अभी धीरे धीरे हमारे देश के साथ उनका हमेशा जो एंटी इंडियन सेंटिमिज्म जो रहा है कि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि इंडिया इज ओवर पावरिंग देयर इंटरनल अफेयर्स, जो कि हमने कभी नहीं किया। हमने तो हमेशा नेपाल का भला ही चाहा है। हमने इतने उनको इतना एजुकेशन दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की मदद कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5000 मेगावाट पाचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। और ऑब्वियसली सम हमारा यूपी है, बिहार है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, उस पावर प्रोजेक्ट से वहाँ के सिटीज़, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। लेकिन अभी मधेसी जो ट्राइब है, जो काफ़ी इंडियन, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है नेपाल में, और ये एटीट्यूड नेपाल का इंडिया की तरफ धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट कुछ भी हो जाए, कितना भी ये शिफ्ट हो जाए, बनारस की जगह बेंगलुरु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये जो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है, लेकिन स्टिल जो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है उसको हमने भूलना ही नहीं चाहिए। अभी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रही है उत्तराखंड के एरिया में, उसको हमने एक अच्छी तरीके से पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज और एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हम नहीं चाहते। ऑलराइट, और नहीं तो वैसे भी वी हैव सम डिस्प्यूट विद चाइना, विद पाकिस्तान, विद श्रीलंका, विद बांग्लादेश। हम इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। जैसे मैंने बोला, नेपाल इज शिफ्टिंग विद ग्लोबलाइजेशन। अभी इंडिया के बियॉन्ड नेपाल दिखता है, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी जा रहे हैं उनके स्टूडेंट और स्किल्ड पर्सनल। अभी यूरोप में, इंडिया ही नहीं, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, जैसे इंडियंस अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वैसे भी नेपालीज लोग जा रहे हैं। सॉरी। तो उसके बाद एक मिनट, ये मैं बाबा चार्जिंग लगा देता हूँ साइड बाय साइड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट जो फोकस एरिया है इंडिया का, दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स बॉर्डर एरियाज विद नेपाल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आइडियोलॉजीज हैं उनके, जो उनका ये भी बताता है कि उनका बहुत सारा रेमिटेंस है, फेथ हाउसेज है, चाइनीज़ का अभी चर्चेज वहाँ पे डेवलप हो गए हैं, जो कि अभी अमेरिका को भी वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कनाडा, यूएस, साउथ ईस्ट एशिया के बाद भी उनकी एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन वहाँ से भी लोग ले रहे हैं। 80% of the population, although उनमें इतने हिंदूज है, but still they have a new constitution where Nepal has been declared as a secular country. So ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए we have to have a very proper thing, we have to have proper need to understand that नेपाल के डिमांड्स भी चेंज हो रहे हैं, उसके अनुसार हमने उनको सप्लाई करना चाहिए। We just can't keep saying that नेपाल is a buffer state for us against China. उससे अब ज़्यादा बढ़कर नेपाल की इंपॉर्टेंस अब बढ़ते जा रही है और वो दिखा भी रहे हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करते हैं, इट्स अबाउट अ कोटा केस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जो कोटा केस जो है अभी, अगेन ये जो बात कर रहे हैं कि अफर्मेटिव एक्शन मस्ट गो बियॉन्ड द सर्च फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स। तो ये जो नीट एग्जाम होती है, तमिलनाडु ने कहा कि 7.5% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द सीट्स इन मेडिकल कॉलेज, बिकॉज उनका ये मानना है कि नीट की एग्जाम हो जाए तो उसमें वो ज़्यादा प्रो अर्बन है, उसके अंदर मैथमेटिक्स, इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं उनको ये नीट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने के कारण उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलती है। तो इनका ये मानना है, तो उसके वजह से इनका ये मानना है कि ये चीज़ों को हमने चेंज करना चाहिए। ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को है, इनको रिजर्वेशन 7.5% देनी चाहिए। लेकिन इसके पहले जो भी इन्होंने कर्नाटका ने भी ये किया था कि 15% ऑफ द सीट्स वर गिवन टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन कर्नाटका, स्पेसिफिकली फ्रॉम रूरल पार्ट्स, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये पॉलिटिकली सोचना कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना करने से बेटर है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको इसका फ़ायदा होना चाहिए रादर देन नुकसान होना चाहिए। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, नीट हो जाए या इवन बीच में यूपीएससी हो जाए, स्टेट सर्विसेज हो जाए, तो इसके खिलाफ क्लेम किया जाता है कि इट इज़ प्रो अर्बन, प्रो
पीपल हु आर इनटू सीबीएसई, जो रिच क्लास है उसको ये सपोर्ट करते हैं कुछ ये सारे एग्जामिनेशंस, क्योंकि उनको कोचिंग करने के, उनको क्लासेस ज्वाइन करने पड़ते हैं। दे हैव टू गो फॉर प्राइवेट कोचिंग, और प्राइवेट कोचिंग तो सिर्फ नॉर्मल बच्चे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग तो कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो स्कूल भी नहीं जा पाते। इसकी वजह से उनका ये मानना है कि वी हैव टू ब्रिंग अ होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल को में भी सीबीएसई की क्वालिटी आनी चाहिए। अब ये कब आएगी पता नहीं, बट इट्स एन एफर्ट विच एवरीबडी शुड टेक फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद of gods and governments, natural calamities and lockdowns are examples of force majeure, but the status of COVID-19 is moot. तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे जो हुए लोगों के बीच में, जो कोविड-19 के पहले उनके जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो अब वो सब लोग ज़्यादातर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या किसी तरीके से वो अपने लॉसेस जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, या लॉसेस को रोकना चाहते हैं। ये जो फोर्स मैज्योर क्लॉज होता है, इट्स एन इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, ओके, एंड रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये इसके वजह से, दिस इज नथिंग, ये पार्टीज के हाथ में नहीं था, दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना इम्पॉसिबल। जैसे अगर मैं किसी दिल्ली के बनते के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, उसने बोला कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट मुझे दिल्ली में भेज दीजिए, लेकिन अगर लॉकडाउन के समय में अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद है, ओनली एसेंशियल सर्विसेज चालू हैं, जैसे कि दूध, खाना, वेजिटेबल्स, ये सब, तो इफ आई एम डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ गारमेंट्स की कपड़े हैं, तो कपड़े तो नहीं आते एसेंशियल एलिमेंट्स में, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करूँ? तो मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए वो लॉसेस सफर कर रहा है, शॉप्स बंद है, तो इसमें क्या किया जाए? तो ये जो नॉर्मली क्लॉज होता है, इसमें इवेंट्स लाइक वॉर, राइट्स, स्ट्राइक्स, ये सारे चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कभी कभी इसके अंदर ऐसे वे क्लॉजेस भी डाले जाते हैं, जैसे कि एनीथिंग इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लॉजेज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कभी कभी थोड़ा सा कोई भी चीज़ों को ये पकड़ लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बाहर जाते हैं, कंट्रोल ऑफ द पार्टीज में नहीं होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ओके। लेकिन इसका एक हेल्प होता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टीज के बीच में, ये कम हो जाता है। वॉर हो जाए या कोई पैंडेमिक जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, लॉकडाउन हो जाए, तो ये सिचुएशन में डिस्प्यूट्स कम आएंगे, ओके। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो कोर्ट्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे, जो भी अभी डिस्प्यूट जाएंगे विद द बेस ऑफ विद द कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व तो सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है, रेगुलेटर्स ही कर सकते हैं, वही जो बताएंगे वही वो आगे जाके होगा। लेकिन उन्होंने सर्टेन एग्जांपल्स दिए हैं कि यू कैन नॉट टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि आप फ्रस्ट्रेशन की भाई नहीं कर पा रहे तो अभी बंद कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी दी थी, सत्यव्रता घोष वर्सेस बंगूर करके, renders a contract void if a subsequent event makes performance impossible or useless for one or the other party। ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते कि भैया अगर ठीक है कर ही नहीं पा रहे हो तो आप टर्मिनेट कर दो, लेकिन अगर ऑप्शन है तो उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने ये भी बताया कि Standard Retail Private Limited versus GS Global Corporation. The Bombay High Court claims of the petitioner who argued that the lockdowns had led to frustration of his contract for supply of steel by the respondent। ठीक है, इसको स्टील सप्लाई करना था, तो गवर्नमेंट ने बोला देखिए स्टील इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कमोडिटी जिसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउड था। गवर्नमेंट ने बोला स्टील कम्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, वाटर हो जाए, स्टील हो जाए, ओके, ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है, तो उसका तो था। और उसके पहले, और आपने ऑलरेडी सेलर के साथ डिस्पैच अपने सप्लाईज कर भी दिए थे, फिर आप क्यों क्लेम कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दो? नहीं, ऑलराइट। सो इसके वजह से इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उस डीलर को बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि a seller seeking to terminate the contract should return the payment received for the yet to be fulfilled part of the promise। कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं हो पा रहा है ठीक से इम्प्लीमेंट, तो अगर आपने पैसों का लेन देन किया होगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो पैसे वापस कर दो। अब ये तो गवर्नमेंट ने बोला था करने के लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बोलते इट हैज बीन ग्रॉसली वॉयलेटेड, सबसे ज्यादा दुरुपयोग एयरलाइंस ने किया है, क्योंकि जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग की थी फ्लाइट टिकट्स की, इन लोगों ने उनके पैसे वापस नहीं दिए, सिर्फ इंडिगो ने पैसे वापस दिए, बाकी के लोगों ने नहीं दिए। बाकी लोगों ने क्या किया, वो पैसे हमारे पास रहने दीजिए, आप आगे जाके जब भी बुकिंग्स करेंगे
उन बुकिंग में आपके ये पैसे इस्तेमाल होंगे। तो आपने तो पैसे रख लिए, भाई मुझे पैसे वापस चाहिए। तो जिन लोगों का कोई फ्लाइट का आगे फ्यूचर का कोई लेना देना ही नहीं होगा तो उन लोगों का क्या है? सो पैसे तो आपने वापस देने चाहिए, तो उन्होंने पैसे वापस नहीं करे। बहुत सारे एयरलाइंस ने पैसे नहीं किए वापस। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है केस में, ये बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, नयोदय जूट मिल्स वर्सेस हयालीराम जगन्नाथ, 1967 की केस है। Contractual obligation becoming economically arduous is not a ground for opposing party of its commitment। देखो बिजनेस में तो रिस्क होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। तो अगर आपको लॉसेस हो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो, आप बोल दो कि मैं अभी ये नहीं हो रहा है, लॉसेस में जा रहे हैं तो टर्मिनेट कर दो। जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। जो ओयो का हुआ था, ओयो के साथ बहुत सारे होटल्स ने टाई अप किया था, वो तोड़ दिया टाई अप, क्योंकि ओयो के साथ उनका जमा नहीं काम। तो ओयो's decision to suspend payments to client hotels citing commercial unprofitability is not a ground of frustration। ओयो बोला हमारे पास पैसे नहीं, प्रॉफिट नहीं, हम पैसे कहाँ से दे? भैया आप बैंकरप्ट हो गए तो पैसे तो भरने पड़ेंगे आपको। इट इज योर मिस्टेक, पैसे तो भरने पड़ेंगे। तो दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड कि मैं लॉसेस में जा रहा हूँ इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट आप रद्द कर दो, नहीं कर सकते आप। उसके बाद जो रिटेलर है, मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट्स है, वो बोल रहे हैं कि जो रेंट है उसको वेव कर दो। ठीक है, अभी जो रेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि अगर फिजिकली डैमेज होता है उस प्रॉपर्टी को, तभी आपका रेंट जो होता है, जो लीज अग्रीमेंट में होता है, वो आपका रेंट वेव करेंगे। फिजिकल डैमेज होगा तो। अब कोविड-19 में किसके प्रॉपर्टी को, अभी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिम्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे रेंट भरना पड़ता है, वहाँ पे फिजिकल डैमेज कुछ हुआ ही नहीं है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि आप रेंट माफ कर दो? लीगली माफ करना पॉसिबल नहीं है, मॉरली आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगेन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस के बारे में ये बोला जाता है कि भाई उसमें भी क्लियर मेंशन किया जाता है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगी तो फिजिकल डैमेज होना चाहिए प्रॉपर्टी को, उसके अलावा आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा अगर होगा तो हर हर प्रॉपर्टी को, हर इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनीज बर्बाद हो जाएंगे। तो लॉकडाउन में इंश्योरेंस कंपनीज भी वो बोलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड जो बोलते हैं उसको, इसमें इसी तरीके से दिस एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि इसमें कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम विच हैज एवर हैपेंड, ये लॉकडाउन एक एपिडेमिक पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से सब लोगों को लॉसेज हुए हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है थोड़ा प्रीमियम कम कम भर दीजिए इस बार, वॉट एवर सच काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अगर आप बोलोगे सर इंश्योरेंस दो, पैसा दो, तो सारे इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद कोर्ट्स एंड रेगुलेटर्स, जो उन्होंने फाइनली राइटर्स ने बोला कि कोर्ट्स एंड रेगुलेटर्स शुड एनकरेज लिटिगेंट्स टू गो फॉर नेगोशिएशन और मीडिएशन। हर बंदा अगर आप जाके कोर्ट में केस कर देगा फाइल, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और लिटिगेशन ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे, तो आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्क, तो अभी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस जाने वाले हैं अपने गाँव को, बहुत सारे लोग चले गए हैं। तो ये जो राइटर है इन्होंने ये बताया कि वो दे शुड फॉर्म कोऑपरेटिव्स अगर वो फॉर्म करेंगे, यूनियंस अगर वो फॉर्म करेंगे, तो साथ में जब काम करेंगे, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया टेलर्स का, कि सारे टेलर्स जो अपने अपने गांव वापस चले गए हैं, वो लोग एक यूनियन बना के, एक कोऑपरेटिव बना के, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन वर्क टुगेदर एंड टेक बिग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके लार्ज स्केल में एक साथ आके काम करके उन लोगों के बड़े बड़े कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकते हैं। सब बोला जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम टुगेदर। सबका अगर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, सब लोगों को साथ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने बताया चाहिए लोगों को कि भाई आप एक तरीके से यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी बाय क्रिएटिंग कोऑपरेटिव्स। इससे पॉवर्टी भी कम होगी, इससे पॉवर्टी का प्रॉब्लम्स कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो लोग टेलर से वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके सबको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। होगा कि नहीं, अब ये सजेशन है, होगा कि नहीं अब देखना पड़ेगा। इन डिफेंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट LADS, तो बेसिकली दिस इज ये एक फंड होता है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होता है। हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको 5 करोड़ दिए जाते हैं, ताकि वो इंडिया में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट जो भी वो चाहे, उन डिस्ट्रिक्ट्स को वो सिलेक्ट करके वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी ये स्कीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसका फ़ायदा ऐसा होता है कि जो नहीं तो पहले होता था कि जो रूलिंग पार्टीज जो नॉर्मली होती है वो सिर्फ अपने
डिस्ट्रिक्ट से अपने स्टेट जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में उनकी ही डेवलपमेंट करती थी, और जो अपोजिशन रूलिंग पार्टी के एमपीज या एमएलए हुआ करते थे उनको बिल्कुल पैसा नहीं देती थी, हेल्प नहीं करती थी। तो ये स्कीम को भी रद्द कर दिया गया है टिल 2022, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, किसी इकोनॉमिकली स्पीकिंग वी आर सफरिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अब केरला में एक एमएलए करके फंड आता है जो 6 करोड़ का होता है, वो अभी भी चल रहा है। तो नाउ इट इज लाइक एमएलए इज हैविंग मोर मनी देन एमपी टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया है विद रिस्पेक्ट टू केरला। तो ये बंद करने का ऑब्वियसली रीजन मैं समझ सकता हूँ कि कोविड-19 का प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमारे देश को काफ़ी रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन ये स्कीम को फिर से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से डेवलपमेंट्स होंगी जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स जो बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो नॉन रूलिंग पार्टीज़ के लोग जो आते हैं, चुन के आते हैं एमपीज करके, उनके तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बोलते हैं कि इसमें बहुत करप्शन होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया हुआ है कि हर जगह पे ऐसा प्रोसीजर है कि जहाँ पे करप्शन होने के चांसेस बहुत कम है, और हर जगह पे मेटिकुलस ऑडिटिंग होती है, इम्पार्शियल एंड मेटिकुलस ऑडिटिंग होती है, जिसकी वजह से करप्शन होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, उसके बाद जो ये फंड होता है इसमें से 15% होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, 7.5% होता है वो होता है फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 20 लाख के आसपास जो फंड होता है पर एनम हैज टू बी अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो मेंटली और फिजिकली एबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए। तो ये सस्पेंशन एक तरीके से नॉट अ गुड थिंग, बट अब करें क्या, क्योंकि पैसा भी कम है गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस भी वेव कर दिए हैं बहुत जगहों पे, प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस में जा रहा है, तो 2022 तक इसको बंद कर दिया गया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 78 टेररिस्ट किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर दिस ईयर। तो गवर्नमेंट का ये मानना था आफ्टर द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35, जो विच वाज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता था फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको जो हमने रद्द कर दिया। तो इनका मानना था कि इट विल हेल्प अस टू एंड टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसके वजह से हमने 78 टेररिस्ट इस साल मार गिराए हैं। लेकिन एक्चुअली पिछले साल इससे ज़्यादा टेररिस्ट को मारा हुआ, 101 टेररिस्ट पिछले साल मारे गए थे। तो सी किलिंग ऑफ टेररिस्ट इज नॉट अ साइन फॉर द एंड ऑफ टेररिज्म। द प्रॉब्लम जो बात की गई है जहाँ पे लो रिक्रूटमेंट, और आपने 2 पॉइंट दिख रहा है, एंगर अंगेंस्ट गवर्नमेंट, इन लोगों का, ये जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी जो है जम्मू एंड कश्मीर के, जो प्रेजेंट है, उनका ये मानना है कि इस साल जो लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोकलाइट बच्चे हैं, उनका रिक्रूटमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कम हुआ है। हमने बहुत सारे फैमिलीज को और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की है, और एक तरीके से लोगों को समझाया है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मत ये करिए, उनसे उनका नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है अविनाश मोहन से, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंगर अभी भी है गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, और अभी भी जो लोकल यूथ है वो रिक्रूट हो रहा है। अब कितना हो रहा है, कम ज़्यादा, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया ऑन विच यू आर ट्राइंग टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल। अब वो कैसे, क्योंकि किलिंग ऑफ टेररिस्ट डज नॉट मीन द एंड ऑफ टेररिज्म। वी हैव टू किल द फ्रस्ट्रेशन, द एंगर एंड द डिप्रेशन इन द यूथ ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ताकि उनको आगे जाके जॉब्स मिले, उनका एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, जिससे टेररिज्म खत्म होगा। Killing of terrorists is not an indicator to say that the terrorism is ending in Jammu and Kashmir. उसके बाद नेपाल कब्स ऑन फॉरेन चैनल्स। तो नेपाल ने अभी ये कहा है कि जो भी फॉरेन चैनल्स है, इंक्लूडिंग इंडियन चैनल्स, अगर उनको इंडिया के अंदर अपना ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके अंदर कोई भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगी, एड फ्री कंटेंट। उनका ये मानना है कि जो उनका डोमेस्टिक चैनल्स है, डोमेस्टिक मार्केट है, उनसे एडवर्टाइजमेंट से जनरेट करके पैसा, गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा कमाना है। तो एक तरीके से ये ऐसा उन्होंने नया लॉ बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लीन फीड पॉलिसी। क्लीन फीड पॉलिसी जो है, दिस इज फॉर फॉरेन टेलीविजन नेटवर्क्स, ओके, एंड दिस पॉलिसी हैज बीन एक्चुअली फॉर्मुलेटेड अंडर द एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019। ये जो लॉ है एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019, इसके वजह से पॉलिसी बनी क्लीन फीड पॉलिसी फॉर फॉरेन टेलीविजन। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट, जिसका अगर वायलेशन होगा, अगर आपने फिर भी ऐड दिए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अगर अभी इंडिया को वहाँ पे अगर अपना चैनल ब्रॉडकास्ट करना है, जो कि हमारे इंडियन चैनल काफ़ी फेमस है नेपाल में, हमारा बॉलीवुड, हमारे मूवीज़, हमारे टीवी सीरियल्स काफ़ी फेमस है, तो अगर आपको चलाना है तो इट हैज़ टू बी एड फ्री।
उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल वोरा 1971 वॉर हीरो पासेज अवे। इनका स्टेम का ऑपरेशन था और उनको कोरोना भी हो गया। ये महावीर चक्र थे, अवॉर्डी थे, और ही पास्ड अवे बिकॉज कोरोना प्लस स्टेम जो हार्ट पेशेंट थे दोनों को मिला के, सो ये उनका निधन हो गया है। तो जस्ट आई वांटेड टू टेल यू। इंडिया प्लेजेस सपोर्ट टू नेपाल टेम्पल। तो इतना अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी एक 2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी पशुपतिनाथ टेम्पल में हम इम्प्रूव करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले हैं। दिस इज द नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप अंतर्गत ये होने वाला है फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम फॉर इंडिया एंड नेपाल। तो हम कि आप भले ही हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स करें, तो दिस इज द वे यू शुड टैकल। समझ रहे हो? ठीक है भाई, आपको बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर भी हमने जो आपको कमिटमेंट दिए हैं वो हम करेंगे। आपका जो टेम्पल है, क्योंकि टेम्पल रिलीजियस थिंग्स ऐसे होते हैं कि लोगों को ज़्यादा अटैच होते हैं, उसकी वजह से एक प्रो इंडियन एटीट्यूड बना रहेगा लोगों के बीच में कि नहीं, इंडिया अच्छा देश है, तो उसके खिलाफ थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। नेपाल के लोगों को लगना चाहिए कि इंडिया ने अपने कमिटमेंट्स बंद नहीं कर दिए इफ़ वी स्टार्टेड टू हैव अ डिस्कशन ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है। उसके बाद इंडिया एक्सपेक्ट्स टू सेल थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स में तो इंडिया ही जीतेगा ऐसा बोल रहे हैं। इट्स कोई दूसरा कंटेंडर नहीं है। उसके बाद मेक्सिको फ्रॉम लैटिन अमेरिका, और इट्स अफ्रीका, केन्या नहीं तो डिजिबोती में से कोई तो एक बनेगा। तो अभी जो इशू है दैट इज कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे फॉर द वेस्टर्न ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स में आइदर इट विल बी कनाडा, फर्स्ट टाइम आया है, एक तो ना आयरलैंड की और नॉर्वे। अभी तीनों देश इंडिया के साथ बात कर रहे हैं कि भाई आप वोट हमको दे दो, तीनों में से एक को वोट दे दो, जिसकी वजह से आगे जाके फायदा होगा सभी को। तो अब देखना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप है उसमें से कौन जीत के आता है। बिकॉज एशिया से इंडिया, लैटिन अमेरिका से मेक्सिको और अफ्रीका से आइदर केन्या और डिजिबोती जीत के आएगा। तो हमने यूनाइटेड नेशन में हमेशा वी हैव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म, डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पीस कीपिंग मिशंस फॉर यूनाइटेड नेशंस, इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म। हमने हमेशा टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए पुश किया है। एंड वी आर जॉइंट एफर्ट्स टू एक्सपांड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन। तो इसके ऊपर तो अलग से अभी आर्टिकल आएंगे आते समय कि यूनाइटेड नेशन में से क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्यों एक्सपेंशन होना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि इन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, नॉट ओनली दिस 5 परमानेंट मेंबर्स पर कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, जर्मनी, दिस कंट्रीज और ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, ये भी देश काफ़ी आगे आके उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। So the complete representation of the world is incomplete by having only 5 permanent members. उनका ये मानना है ज़्यादा members होने चाहिए। नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने बोला इलेक्शन आ रहे, तो एक ऑफिस था उनका सितंबर 2018 में ओपन किया था, तो उसको उड़ा दिया। शॉकिंग। उन्होंने दे ब्लो अप द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी? ताकि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएस के बीच में डीन्यूक्लियराइजेशन के टॉक होंगे। साउथ कोरिया वाज गोइंग टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड नॉर्थ कोरिया, एंड इट वाज आल्सो फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यूनाइट हो जाए, जाके तकलीफ ना रहे। वो बिल्डिंग ही उड़ा दी। दे ब्लास्टेड द बिल्डिंग, उन्होंने वो उड़ा दिया, विच इज़ अ शॉकिंग थिंग। तो उन्होंने बोला कि यूजलेस ऑफिस है। जो किम जोंग सी जो सिस्टर, उन्होंने बोला इट वॉज अ यूजलेस ऑफिस, साउथ कोरिया कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद ताइवान जेट्स ड्राइव अवे चाइनीज फाइटर प्लेन। तो एक वीक में तीसरी बार एक चाइनीज का फाइटर प्लेन J-10, उसने ताइवान डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उन्होंने एंट्री की विदाउट द परमिशन ऑफ ताइवान। देखिए, ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, स्टेट है जो मानता है, लेकिन चाइना ने हमेशा कहा है कि ऑल्दो ताइवान इज अंडर आवर सोवरेनिटी, चाइना ने हमेशा ये क्लेम किया है, लेकिन ताइवान हमेशा बोलता है वी आर सोवरेन ऑफ चाइना। तो ये दोनों के बीच में पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है। हांगकांग के साथ भी सिमिलर सिचुएशन ही है कि इट्स अ 1 कंट्री 2 स्टेट्स का फॉर्मूला है वहाँ पे, कि हांगकांग बिलीव करता है डेमोक्रेसी में, लेकिन चाइना ऑलवेज कीप इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ हांगकांग। उसके बाद यूएस टॉप कोर्ट रूलिंग बैक एलजीबीटी वर्कर्स। तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एलजीबीटी जो लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको उनके सपोर्ट में डिसीजन दिया कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑफ ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो जो उनका जो सिविल राइट्स का जो एक्ट है उसके अंदर क्लियर बोला गया था, क्योंकि ट्रम्प साहब ने एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे, तो सब डरे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा इनके खिलाफ, लेकिन नहीं, इनके लिए दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। श्रीलंकन एजुकेटर्स फियर वायरस माइट ब्रिंग अबाउट न्यू डिवाइड। तो वाइल एजुकेशन इज फ्री, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अनइवन, दे वरी। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन, कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, रूरल एरियाज में बहुत डिफिकल्ट है। हमारे देश में मैंने आपको पहले भी बोला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए,
अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है, बच्चे गरीब हैं, उनके पास स्कूल जाने के लिए फीस नहीं, वो लैपटॉप मोबाइल कहाँ से लाएंगे, और अगर होगा भी तो उनको इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो अगर लैपटॉप होगा तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लैपटॉप या मोबाइल चार्ज कैसे करेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन की इट हैज़ सम टाइम, इट इज़ द फ्यूचर बट इट हैज़ सम टाइम टू बिकम ग्लोबल। और उसके बाद इजरायली आर्मी इज रेडिंग रमल्ला। रमल्ला इज एन एरिया विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन आर्मी उसको, पीए इज पैलेस्टाइन आर्मी जो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन इजरायली आर्मी उस पर रेड कर रही है। कोई, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन में भी आपको पता है झगड़े चलते हैं कि दे आर ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, और उनका एक दूसरे पे हमेशा एक तरीके से झगड़ा रहता है कि ये हमारा वो आपका ऐसा। तो उन्होंने रेड किया बहुत बार वहाँ पे, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ सर्च किया और फिर छोड़ दिया। दे हैव सम एप्रीहेंशन दैट दे माइट बी कुकिंग, पैलेस्टाइन माइट बी कुकिंग समथिंग अगेंस्ट इजराइल। ये तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे।